दामिनी को एक अजीब सी बीमारी है। जब भी कोई दामिनी को छूता है तो उसे बिजली का जोर का झटका लगता है। शादी के मंडप में दूल्हा दामिनी को मंगलसूत्र पहना रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां दामिनी के शरीर को टच होती हैं, दूल्हे को जोर का झटका लगता है। जरा सोचो कि इनकी सुहाग रात में क्या होने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि दामिनी को ये पावर कैसे मिले। वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और कमेंट में बताना कि अगर आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं। रात के अंधेरे में कुछ लुटेरे गांव में आते हैं। वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे। लेकिन तभी आवाज सुनकर आयुर्वेदिक डॉक्टर चंद्रन की आंख खुल जाती है। वो लुटेरों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी चंद्रन की बेटी दामिनी भी वहां पहुंच जाती है। बेचारी अपने पापा को इस हालत में देखती है तो रोने लगती है। चंद्रन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन लुटेरों का एक साथी दामिनी को भी पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और जैसे ही लुटेरा दामिनी को हाथ लगाता है, उसे बिजली का एक झटका लगता है। लुटेरा उछलकर उससे दूर जाकर गिरता है। यह देखकर बाकी के गुंडे डर जाते हैं और बच्चों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद चंद्रन भी डर जाता है। सोचता है कि अब इस गांव में रुकना खतरनाक होगा, वो लुटेरे फिर से आ सकते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए चंद्रन गांव छोड़ देता है। वो अपनी बेटी को लेकर पूरी रात बस का सफर करता है और अगली सुबह चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। चंद्रन उस गांव में रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था और तभी वो देखता है कि गांव के बाहर पंचायत हो रही है। गांव के लोग गांव के सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि तुमने सरपंच होकर भी इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ एक अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बच्चों का इलाज कैसे करवाएंगे। एट द सेम टाइम एक बच्ची की तबीयत भी खराब होती है। गाँव वाले उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चंद्रन बीच में आता है और उस बच्ची का इलाज कर देता है। यह देखकर गाँव वाले खुश हो जाते हैं। सरपंच भी उसका शुक्रिया अदा करता है, उसके बारे में पूछता है तो चंद्रन बताता है कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने के लिए जगह देख रहा हूँ। सरपंच तुरंत खुश हो जाता है। वो चंदनपुर में ही चंद्रन के रहने का पूरा इंतजाम कर देता है। चंद्रन गांव में सेटल हो जाता है। कुछ दिन बाद दामिनी स्कूल जाती है तो कुछ बच्चे मल्ली नाम की एक बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं। यह देखकर दामिनी गुस्सा हो जाती है। वो एक बच्चे को हाथ लगाती है तो बच्चे को बिजली का झटका लगता है और सारे बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मल्ली और दामिनी दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि दामिनी जिसे भी हाथ लगाती है उसे जोर का झटका लगता है और इस वजह से हर कोई दामिनी से डरने लगता है। चंद्रन भी परेशान हो जाता है। वो अपनी बच्ची को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है। एक डॉक्टर बताता है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा करंट होता ही है, लेकिन आपकी बेटी में वो करंट कुछ ज्यादा ही है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दामिनी अपनी इसी बीमारी के साथ बड़ी हो जाती है और अब पूरा गांव दामिनी की वजह से परेशान होता है। सब दामिनी से डरते हैं। पूरे गांव वाले चंद्रन के पास जाते हैं, उसे जल्दी से दामिनी की शादी करके इस गांव से बहुत दूर भेजने के लिए कहते हैं। चंद्रन भी अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए कई सारे रिश्ते देखता है। लड़के घर पर दामिनी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही दामिनी को टच करते हैं उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सब रिश्ते से इनकार करके भाग जाते हैं। चंद्रन परेशान होता है, सोचता है कि मेरी बेटी से शादी करने वाला कोई लड़का इस दुनिया में है ही नहीं। इसी के साथ बगल वाले गांव में हम यादी नाम के एक लड़के को देखते हैं। यादी के दादाजी कभी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे, तो यादी भी उनकी तरह अपने गांव का सरपंच बनना चाहता था। लेकिन गांव वाले यादी को भाव नहीं दे रहे थे, कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि यादी के अंकल का बेटा सप्तगिरी भी दूसरे वाले सरपंच की पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। भाई भाई की ये दुश्मनी बहुत पुरानी थी। दरअसल यादी के पापा और उसके चाचा ये दोनों भी आपस में लड़ते रहते थे और इस वजह से यादी के दादाजी बहुत परेशान रहते थे। वो अपने दोनों बेटों को एक साथ खुश देखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। मरने से पहले उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी और एक दिन उनका लॉयर यादी के घर आकर उन्हें दादाजी की वसीयत सुनाता है। दोनों बेटे हमेशा आपस में झगड़ते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में अपने दोनों बेटों को कुछ भी नहीं दिया था। वसीयत में शर्त रखी थी कि मेरी सारी दौलत और 80 एकड़ जमीन का मालिक मेरा वो पोता होगा जो शादी करके इस खानदान को पहला वारिस देगा। शर्त सुनकर यादी और सप्तगिरी
दोनों दादाजी की वसीयत वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी पहले शादी करके इस खानदान को वारिस देगा, सारी दौलत उसकी हो जाएगी। और अगले दिन ही सप्तगिरी एक राजस्थानी लड़की को लेकर अपने घर आता है। वो अपनी माँ को बताता है कि ये मेरी पत्नी है और ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सप्तगिरी की माँ उसे मारने लगती है कि कहां से मुंह काला करवा के आ गया है, राह चलती कोई भी लड़की उठा लाया। लेकिन सप्तगिरी के पापा उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारे खानदान को पहला वारिस देने वाला है, अब सारी दौलत हमारी होगी। वो बहू का स्वागत करते हैं और ये देखकर यादी भी अपनी तैयारी में लग जाता है। यादी अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है तो पता चलता है कि उसे देखने के लिए पहले से ही लड़के वाले आए हुए हैं और यादी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर उस दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यादी हर हाल में 1 हफ्ते के अंदर शादी करना चाहता था। गांव में एक अंकल और उसका फ्रेंड भी था, दोनों मिलकर यादी की शादी के लिए लड़की देखने लगते हैं। इसी सिलसिले में वो तीनों चंदनपुर गांव में भी एक लड़की को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो लड़की यादी को पसंद नहीं आती। तीनों घर वापस जाने लगते हैं। एट द सेम टाइम पूरे गांव वाले दामिनी को दौड़ा रहे होते हैं और दामिनी को देखते ही यादी को उससे प्यार हो जाता है। वो अंकल से कहते हैं कि इस लड़की को देखकर मेरी पूरी बॉडी में करंट महसूस हो रहा है और अब मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। वो दामिनी से शादी के लिए इतना एक्साइटेड था कि बगल में दीवार पर लगा हुआ पोस्टर भी देख नहीं पाता, जिस पर दामिनी का फोटो था और साफ साफ लिखा था कि इस लड़की से दूर रहना, इसे छूने पर बिजली का झटका लगता है। अगले दिन दामिनी के पापा चंद्रन को पंडित का फोन आता है कि एक लड़की आपकी बेटी दामिनी को देखने के लिए आने वाला है। ये खबर सुनकर पूरे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। सरपंच चंद्रन से कहता है कि इस बार रिश्ते को हाथ से जाने मत देना, लड़के वालों से दामिनी की बीमारी वाली बात छुपानी होगी। गाँव वाले भी हर हाल में ये रिश्ता पक्का करना चाहते थे। सब चाहते थे कि जल्दी से दामिनी शादी करके ये गाँव छोड़कर चली जाए तो हमें इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा। मल्ली की माँ गांव वालों के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाती हैं और गांव में दामिनी के जितने भी पोस्टर्स लगे थे सारे पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं। अगले दिन यादी अपने अंकल और एक दोस्त के साथ फिर से चंदनपुर गांव आता है तो मल्ली की माँ और गांव वाले उनका जबरदस्त स्वागत करते हैं। यादी को लगता है कि इस गांव के लोग दामिनी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए उसका स्वागत हो रहा है और अगर दामिनी से शादी हो गई तो वो दुनिया का सबसे लकी इंसान बन जाएगा। दामिनी सच्चाई छुपाकर शादी नहीं करना चाहती थी। वो यादी से अकेले में बात करने के लिए जाती है, उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन यादी उसकी बात काट देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आया हूँ और जो नहीं जानता वो शादी के बाद जान लूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। और इस तरह से उनका रिश्ता लगभग पक्का हो जाता है। फिर दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे दामिनी भी यादी को पसंद करने लगती है। सगाई के 1 दिन पहले दामिनी फोन पर यादी से कहती है कि क्या सगाई में तुम मुझे बिना छुए अंगूठी पहना सकते हो। यादी ये सुनकर हैरान हो जाता है, अपने अंकल से पूछता है कि ये तो छूने से मना कर रही है, बिना छुए अंगूठी कैसे पहनाऊंगा। तो अंकल उसे समझाता है कि लड़की बहुत संस्कारी लग रही है, शादी से पहले टचिंग वचिंग नहीं चाहती। तो यादी भी उसकी शर्त मान लेता है। आखिरकार सगाई का दिन भी आ जाता है। दामिनी, चंद्रन और पूरे गांव वाले ये सोच कर परेशान होते हैं कि अगर यादी ने दामिनी को छुआ तो उसे जोर का करंट लगेगा और ये शादी टूट जाएगी। लेकिन यादी अपने वादे के मुताबिक दामिनी को बिना छुए ही अंगूठी पहना देता है और इनकी सगाई हो जाती है। अब बारी आती है प्री वेडिंग फोटोशूट की। एक फोटोग्राफर उनका प्री वेडिंग फोटोशूट करने के लिए आता है। वो बार बार दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करता है, लेकिन दामिनी उसे छूने से बच रही थी। यादी को लगता है कि दामिनी शर्मा रही है, तो वो भी दामिनी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। फिर भी एक पल ऐसा आता है जब यादी का हाथ दामिनी के शरीर को टच हो जाता है। यादी को करंट का झटका लगता है तो यादी घबरा जाता है। वो तुरंत अपने अंकल को बताता है तो अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जैसे मगधीरा में रामचरण और काजल का था। याद है, काजल को छूने से रामचरण को भी झटका लगा था। ये भी बिल्कुल वैसा ही प्यार वाला सच्चा करंट है। ये सुनकर यादी भी खुश हो जाता है, खुद को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान समझने लगता है। इसके बाद दिन आता है शादी का। यादी और उसका परिवार खुश होता है, जबकि इधर दामिनी, उसके पापा चंद्रन और बाकी गांव वाले डर रहे थे। सब जानते थे कि अगर यादी को बिजली का झटका लगा तो ये शादी टूट जाएगी।
और जैसे ही पंडित मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं, दामिनी डर के मारे कांपने लगती है। गांव वालों की सांसें थम जाती है। ऐसे माहौल में यादी मंगलसूत्र पहना रहा होता है और जैसे ही उसकी उंगलियां दामिनी को छूती हैं, एक बार फिर से उसे हल्का सा झटका लगता है और इस बार यादी हैरान हो जाता है। यह देखकर मल्ली की माँ कैमरामैन को डांटने लगती है कि तुम्हारी लाइटिंग वाले वायर की वजह से दूल्हे को करंट लग गया, अपना काम ठीक से करो। सच्चाई फिर से दब जाती है और अब फेरे लेने की बारी आती है और इसके लिए दोनों को एक दूसरे की उंगली पकड़नी होती है। यादी दामिनी की उंगली पकड़ लेता है, लेकिन इस बार एक चमत्कार होता है। इस बार यादी को कोई करंट नहीं लगता। ये देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। शादी के बाद विदाई का समय होता है। विदाई से पहले चंद्रन यादी को दामिनी की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन यादी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे जोर की सूसू आई हुई होती है तो वहां से चला जाता है। विदाई के बाद दामिनी अपने ससुराल आ जाती है। दामिनी डर रही होती है, लेकिन यादी सुहागरात के लिए एक्साइटेड होता है। वो कमरे के अंदर जाता है तो दामिनी उसे दूध का ग्लास पकड़ा देती है। दूध पीने के बाद यादी दामिनी के करीब जाने की कोशिश करता है तो दामिनी डर के मारे पीछे हट जाती है। वो यादी को मना करना चाहती थी, लेकिन आज यादी रुकने के मूड में नहीं था और जैसे ही दामिनी उसके सीने पर हाथ रखती है तो यादी उछलकर बेड पर गिर जाता है। पूरा बेड ही टूट जाता है। दामिनी फिर से उसे संभालने की कोशिश करती है तो इस बार वो साइड टेबल पर गिरता है और टेबल भी टूट जाता है। सुहागरात में 2 झटके लगने के बाद यादी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि दामिनी ने बिना छुए अंगूठी पहनाने के लिए क्यों कहा था। अगली सुबह का माहौल थोड़ा अजीब होता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कल रात यादी ने बेड ही तोड़ दिया। इधर यादी अपने अंकल के पास जाते हैं, उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं तो अंकल तुरंत दामिनी के पापा को कॉल करते हैं। उधर से दामिनी के पापा बताते हैं कि मैंने तो यादी को पहले ही सच्चाई बता दी थी, उसने ध्यान से नहीं सुना, तो मैं अब क्या करूं। इसके बाद यादी को समझ में आ जाता है कि अब दामिनी को जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। इधर घर में दामिनी नोटिस करती है कि यादी की माँ और उसकी चाची के बीच तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यादी के पापा और उसके अंकल दोनों ठीक से बात नहीं करते, बस दारू पीने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। दामिनी पूरे परिवार को एक साथ खुश देखना चाहती थी। वो धीरे धीरे घर का सारा काम संभाल लेती है। परिवार को एक करने के लिए वो अपनी दोनों सास को मेहंदी लगा देती है। सोचती है कि इसी बहाने उनके पति उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, लेकिन वो दोनों दारू पीकर नशे में बेहोश हो जाते हैं। तभी यादी घर आता है। वो अपनी माँ और चाची को इस हालत में देखता है तो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। दामिनी भी उनके साथ ही थी। यादी की माँ और चाची जिद करने लगती हैं कि अपनी बीवी को भी अपने हाथ से खाना खिलाओ, तो यादी और दामिनी दोनों डर जाते हैं। कांपते हाथों से यादी दामिनी को पहला निवाला खिलाता है तो एक बार फिर से चमत्कार होता है। इस बार भी यादी को कोई करंट नहीं लगता। ये देखकर यादी खुश हो जाता है और जब रात में दामिनी सो रही होती है, यादी सोचता है कि आज तो अच्छा मौका है, आज करंट नहीं लगेगा तो सुहागरात मना लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो दामिनी को टच करता है, एक बार फिर से उसे बिजली का झटका लगता है। सुबह होती है और आज बेचारा यादी फिर से दामिनी से दूरी बनाकर चलने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कभी करंट लगता है, कभी नहीं लगता, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यादी की माँ और चाची जिद करने लगती हैं कि नई बहू को मंदिर लेकर जाओ और दर्शन करवा लाओ। यादी बाइक के बजाय ऑटो बुक करते हैं ताकि टच होने का रिस्क ही ना हो। दोनों मंदिर जाते हैं तो मंदिर के पास ही दूसरे वाले सरपंच के गुंडे बैठे हुए थे। वो यादी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, छेड़खानी कर रहे थे और ये देखकर दामिनी गुस्सा हो जाती है। पूजा खत्म होने के बाद यादी प्रसाद खा रहा होता है तो दामिनी उसे अकेला छोड़कर अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लेती है। उन गुंडों के पास जाती है। जैसे ही उन्हें टच करती है, गुंडों को बिजली का झटका लगता है और इसका फायदा उठाकर दामिनी जमकर उनकी पिटाई करती है और ये देखकर यादी खुश हो जाता है। सोचता है कि भले ही मैं दामिनी को छू नहीं सकता, लेकिन दामिनी दिल से मेरी फिक्र करती है, मेरा ख्याल रखती है और अब यादी को भी उससे प्यार हो जाता है। वो दामिनी से सुहागरात वाली जिद छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। दामिनी भी यादी के लिए चुनाव प्रचार करने लगती है। गांव वाले भी दामिनी की वजह से यादी को सपोर्ट करने लगते हैं और ये देखकर विरोधी सरपंच घबरा जाता है। सोचता है कि अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो यादी जीत जाएगा। वो यादी को हराने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। दरअसल सप्तगिरी सरपंच के कहने पर प्रॉपर्टी के लालच में एक प्रेग्नेंट राजस्थानी औरत को भाड़े पर घर लाया था।
घर पर उसकी गोद भराई का फंक्शन चल रहा था, लेकिन सरपंच उस लड़की के असली पति और उसके घर वालों को लेकर सप्तगिरी के घर आ जाता है। यादी को हराने के लिए सबको सप्तगिरी की सच्चाई बता देता है कि ये औरत तुम्हारे खानदान की बहू नहीं है, किराए पर लाई गई है। पूरे घर में भयंकर क्लेश शुरू हो जाता है। गांव वाले सप्तगिरी को गालियां देने लगते हैं। राजस्थानी लड़की के परिवार वाले मारपीट शुरू कर देते हैं। यादी अपने भाई को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। तभी दामिनी देखती है कि एक आदमी यादी को चाकू मारने वाला था। अपने पति को खतरे में देखकर दामिनी उसे बचाने के लिए दौड़ती है और जैसे ही वो यादी को हाथ लगाती है, सबके सामने यादी को बिजली का झटका लगता है और ये देखकर वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अब पूरे ससुराल वालों को, पूरे गांव वालों को दामिनी की बीमारी का सच पता चल चुका था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी फंक्शन में सरपंच दामिनी से कहता है कि यादी ने प्यार की वजह से शादी नहीं की, उसे अपने दादाजी की 80 एकड़ जमीन चाहिए थी और यही प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसने शादी की थी। उसने तो तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पापा से 25 लाख रुपए दहेज भी लिया था। घर में झगड़ा लगाकर सरपंच और गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इधर दामिनी यादी से पूछती है कि सरपंच ने जो कहा क्या वो सच है? क्या सच में तुमने प्यार की वजह से नहीं, बस मुझसे एक बच्चा पाने के लिए शादी की थी ताकि प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सके? तो यादी कहता है कि तुमने भी तो अपनी बीमारी मुझसे छुपाकर शादी की है। तुम्हारे गांव वालों ने तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया था। अगर मुझे सच पता होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अब अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर दामिनी का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए घर छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी बीच में दामिनी से दूर रहकर यादी को समझ में आ जाता है कि भले ही प्रॉपर्टी के लालच में उसने दामिनी से शादी की थी, लेकिन वो सच में दामिनी से प्यार करता है। दामिनी को वापस लाने के लिए वो अपने ससुर जी चंद्रन से मिलता है। दोनों साथ बैठकर दारू पीते हैं, जिसके बाद यादी चंद्रन से पूछता है कि आखिर दामिनी को ये बीमारी कैसे हुई। जिसके बाद चंद्रन बताता है कि जब दामिनी की माँ प्रेग्नेंट थी तब मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। दामिनी की माँ को ज्यादा दर्द होने लगा तो मैं उसे लेकर एक पेड़ के नीचे रुक गया था। उसी वक्त पेड़ पर बिजली गिर गई और शायद उसी बिजली से दामिनी के अंदर ये पावर आ गई। हॉस्पिटल में कोई भी उसे छुए तो बिजली का झटका लगता था, लेकिन जब दामिनी की माँ ने उसे छुआ तो कोई झटका नहीं लगा। वो आराम से दामिनी को दूध पिलाती थी। पैदा होने के बाद से जब तक दामिनी की माँ जिंदा थी उसकी ये बीमारी ठीक थी, किसी को कोई झटका नहीं लगता था। लेकिन दामिनी की माँ के मरने के बाद ये सब कुछ फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद ये बीमारी उसके इमोशंस पर डिपेंड करती है। जब भी कोई उसे प्यार से छूता है, जैसे उसकी माँ छूती थी, तो उसे कोई करंट नहीं लगता। दामिनी की यह कहानी सुनकर यादी इमोशनल हो जाता है। वापस घर आता है तो पता चलता है कि सप्तगिरी सरपंच से बदला लेने के लिए गया था, तो सरपंच ने उसे अपनी राइस मिल में बांध कर रखा है। जिसके बाद यादी भी अपने अंकल के साथ सरपंच की राइस मिल में जाता है। वो सरपंच और उसके गुंडों की जमकर धुलाई करता है, अपने भाई को बचा लेता है। सप्तगिरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि झगड़ा चाहे जितना भी बड़ा हो, मुसीबत में सबसे पहले अपना भाई ही काम आता है। उसके परिवार का आपसी झगड़ा लगभग खत्म हो जाता है तो यादी की माँ उससे कहती है कि ये सब कुछ दामिनी की वजह से हुआ है, उसने ही हम सबको मिलाने की कोशिश की थी। जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर दामिनी को मनाने और उसे वापस लाने के लिए चंदनपुर गांव जाने लगता है। इधर चंदनपुर में दामिनी की बेस्ट फ्रेंड मल्ली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मरा हुआ था। यह देखकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए दामिनी की उंगलियां उस बच्चे को टच होती हैं। बच्चे को हल्का सा बिजली का झटका लगता है और उसमें जान आ जाती है। यह देखकर गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं। जो कल तक दामिनी से डरते थे वो आज हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। दामिनी भी खुश हो जाती है। घर वापस आती है तो ससुराल वाले उसे मनाने के लिए आए हुए थे। यादी वहां पहुंचता है, वो दामिनी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि तुम उस चांद की तरह हो जो दूर रहकर सबको रोशनी तो देता है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। लेकिन जब वो चांद बादलों में छुप जाता है तभी उसकी असली वैल्यू समझ में आती है। यह सुनकर दामिनी को अपनी माँ की याद आ जाती है।
क्योंकि उसकी माँ भी उसे बिल्कुल यही बात समझाती थी। दामिनी उसे माफ कर देती है और खुश होकर यादी के गले लग जाती है। और इस बार भी यादी को करंट नहीं लगता, क्योंकि इस बार यादी के टच में प्रॉपर्टी का लालच नहीं बल्कि उसकी माँ जैसा सच्चा प्यार था। जिसके बाद दामिनी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों को भी गले लगाती है और किसी को कोई करंट नहीं लगता। 1 साल बाद दामिनी हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। यादी अपने ससुर जी चंद्रन से पूछता है कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि दामिनी ने अचानक से करंट मारना क्यों छोड़ दिया। तो चंद्रन कहते हैं कि शायद वो तुम्हारे अंदर अपनी माँ जैसा प्यार देखती है, इसलिए। तो यादी कहता है कि दामिनी मेरे अंदर अपनी माँ को देखती है, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे अंदर अपनी पत्नी को मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर, दामिनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही नर्स उस बच्चे को उठाती है तो उस बच्चे को छूने से नर्स को भी एक जोर का करंट लगता है और इसी मजेदार ट्विस्ट के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।